Hello students, this is video number 12 of alternating current and the topic is LC oscillations. ये सिंपल एक LC सर्किट है जिसमें C और L आपस में पैरेलल में लगे हैं। कैपेसिटर पहले से चार्ज लेके आया है। ठीक है, होता क्या है ऐसे सर्किट्स के अंदर, आपने जो अंडरस्टैंड करना है इसमें कि कैपेसिटर की बार बार कैपेसिटर की एनर्जी यहाँ स्टोर्ड है क्योंकि वो चार्ज उसके पास पहले से पूरा का पूरा है। इंडक्टर के पास एनर्जी ज़ीरो है। कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी इधर इसको देता है इंडक्टर को। तो जब वो इंडक्टर को एनर्जी देता है तो इंडक्टर में करंट एकदम मैक्सिमम नहीं हो जाएगी। इंडक्टर में करंट को मैक्सिमम होने में टाइम लगेगा। ठीक है, स्लोली स्लोली कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, स्लोली स्लोली कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज जब होगा ना तो इसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। पहले इसकी ज़ीरो थी, अब इसकी ज़ीरो हो जाएगी और इसकी हो जाएगी हाफ LI²। तो बार बार इनकी एनर्जीज इसकी अंदर जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम UE के साथ। क्यों? क्योंकि जो इसकी एनर्जी होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी जो एनर्जी होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय UB। तो ये सारी जो स्टोरी चल रही है वो किसकी चल रही है? UE इज गेटिंग कन्वर्टेड टू UB एंड UB इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बैक टू UE। ये इस तरह से ये काम चलने वाला है। देखो थोड़ा सा और मैं बताता हूँ कैसे चल। सबसे पहले क्या होगा, कैपेसिटर के अंदर से जब इधर से चार्ज चलेगा, पहले तो चार्ज पूरा है तो चार्ज का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। चार्ज मैक्सिमम है, फिर ये चार्ज डिक्रीज होना शुरू हुआ तो चार्ज हो गया ज़ीरो। जब इसमें चार्ज ज़ीरो होता है ना, जब इसका चार्ज ज़ीरो हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जब सारा चार्ज दिया, सारा करंट इसके अंदर फ्लो की और ये इधर एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, इधर एनर्जी स्टोर हो गई। अब जो चार्ज इसके अंदर से जा रहा था, ये इस स्टेज पे करंट मैक्सिमम होती है क्योंकि करंट को ये एकदम मैक्सिमम होने नहीं देता। तो करंट को मैक्सिमम होने में टाइम लगता है। तो करंट को मैक्सिमम होने में टाइम लगता है, इसलिए इसकी करंट एकदम मैक्सिमम नहीं होती। ठीक है, इसलिए करंट यहां पे इस स्टेज पे आके करंट क्या होगी? मैक्सिमम। मतलब करंट का ग्राफ कैसा चल रहा है इससे थोड़ा अलग, उसका ग्राफ ऐसा चल रहा है। ये करंट यहां मैक्सिमम हो गई। करंट यहां मैक्सिमम होने के बाद अब क्या होगा? अब इंडक्टर में से जो करंट जा रही है, अब जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की वो अब किसको देगा? कैपेसिटर को। ठीक है, अब वो कैपेसिटर को देगा क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज तो जीरो हो गया है। और सिंपल बात ये समझने वाली है कि अब इसका जो रेट ऑफ चेंज है ना, जब यहां ऐसे करंट इंक्रीज कर रही थी, पहले तो स्टीपली इंक्रीज कर रही थी, फिर ये थोड़ा सा ऐसे बैंड आता है। ठीक है, अब जितना चार्ज था कैपेसिटर के पास वो सारा उसने किसको दे दिया? इंडक्टर को। फिर इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रही थी ना वो अब डिक्रीजिंग थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। जो कैपेसिटर में से करंट फ्लो कर रही थी, जो इंडक्टर में से करंट फ्लो कर रही थी, वो डिक्रीजिंग थी। डिक्रीजिंग करंट के कारण, ध्यान से सुनना प्लीज, इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो डिक्रीज कर रही है क्योंकि इसका चार्ज खत्म हो गया। अब डिक्रीजिंग करंट के कारण इसके अंदर एक ऐसा EMF डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, ठीक है, कि वो इस करंट को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन फिर से यही रहेगी जिस डायरेक्शन में था। और कैपेसिटर का चार्ज जीरो हो गया, इसलिए अब नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा और कैपेसिटर का चार्ज उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब ऐसा चल गया एंड इट द प्रोसेस गोज ऑन। कैसे प्रोसेस गोज ऑन वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये करंट का थोड़ा सा इससे अलग। ठीक है, मैं सब समझाऊंगा, ये मैथमेटिकली भी हम प्रूव करेंगे ये दोनों चीज़ें। ये ग्राफ किसका है? ऊपर वाला चार्ज का, और नीचे वाला ग्राफ किसका है? करंट का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों हैं। ठीक है, आप इस बात को पहले फिर से दोबारा से ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। यहां पे कैपेसिटर ने पहले जो चार्ज लेके आया था Q0, उसके कारण करंट फ्लो हुई इस सर्किट के अंदर, और उस करंट के कारण इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है उसके मैग्नेटिक फील्ड में। जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही थी, और मैं एक और बात इसके साथ ही रिलेट कर रहा हूं कि जो इसकी अपनी वोल्टेज इसके अंदर जो EMF डेवलप हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। क्योंकि जो इसकी करंट है वो डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो EMF डेवलप होगा उसके कारण उसका जो EMF बनेगा वो ऐसा होगा, देखना, ऐसा कि वो इस करंट को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए वो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करती रहेगी और अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि कैपेसिटर का चार्ज उल्टा हो गया पूरा, ये यहां पहुंच गया। ये जो पार्ट है इतना वाला जो मैंने रेड में बनाया यहां, ये चार्ज उसको किसने दिया? इंडक्टर ने दिया।
इंडक्टर के कारण करंट फ्लो करी, ठीक है, इंडक्टर के कारण करंट फ्लो करी, जिसके कारण कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया, और फिर से करंट कितनी हो गई, 0, क्योंकि कैपेसिटर फिर से पूरा का पूरा चार्ज हो गया। फिर अब कैपेसिटर करंट फ्लो करवाएगा, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आप देखना जरा ध्यान से। अगर अब आप ध्यान से देखो तो नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव है, जो पहली सिचुएशन थी उससे उल्टा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो चार्ज था उसका कैसा था, पहले यहां इतना चार्ज था प्लस क्यू नॉट, अब हो गया माइनस क्यू नॉट। मतलब पहले ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी, अब नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई, ठीक है। और अब फिर वो प्रोसेस उधर से चलेगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन अब उल्टी हुई। देखो करंट यहां तक कैसी थी, ऐसी, अब करंट रिवर्स हो गई। क्यों? क्योंकि अब इसके नीचे पॉजिटिव है, तो करंट ये कैसे फ्लो करवाएगा, पॉजिटिव से, ऐसे। क्योंकि कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो करंट फिर निकलती कहां से है, जब कैपेसिटर ने करंट देनी है तो पॉजिटिव से निकलती है। जब कैपेसिटर करंट ले रहा है तो एंटर कहां पे करती है कैपेसिटर में करंट, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट बनती जाती है। जिस जिस प्लेट पे करंट एंटर कर रही होती है वो प्लेट पॉजिटिव बनती जाती है। एंड द प्रोसेस गोज ऑन, एंड द प्रोसेस गोज ऑन, और ये इस तरह से चलेगा। और इसलिए ये कभी भी एंड नहीं होगा प्रोसेस, और ये ऐसा 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 चलता रहेगा। करंट का भी ऐसा ही ग्राफ है, और कैपेसिटर मतलब इसका कोसाइन कर्व है, इसका साइन कर्व है, ये आपको मैंने बताया हुआ है एसएचएम के टाइम पे। करंट का ग्राफ जो है वो साइन वाला है, जो चार्ज का है वो कोसाइन वाला है। ये प्रूव भी करेंगे हम मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकली हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली भी हम करने वाले हैं, जिसको मैंने अच्छा एक और बात देखो, एक्चुअल प्रैक्टिकल केसेस में ये भी बता देता हूँ आपको। प्रैक्टिकल केसेस में तो भाई कभी भी इंडक्टर प्योर होता नहीं, इसके साथ थोड़ा सा रेजिस्टर तो होगा ही होगा, और रेजिस्टर होगा तो एनर्जी यूज़ हो जाएगी, उसके अंदर वेस्ट हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। इसलिए जो एक्चुअल कंडीशंस में ये ऐसा मिलता है आपको, डैम्ड ऑसिलेशंस। ये अनडैम्ड ऑसिलेशंस लिख के रखोगे आप। अनडैम्ड ऑसिलेशंस आइडियल कंडीशन में मिलती हैं। अगर प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल होता नहीं, इसलिए हमें डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड हो गया, ये ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी बात थी जिसको थ्योरेटिकली आपने अंडरस्टैंड करना था, दैट्स इट। यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स दी हैं जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको बताया ना, ये सारा 1 by 1 पिक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैंने ये डाली है। इसको आप अंडरस्टैंड करो एक एक चीज़ को, ठीक है। ये यहाँ पे यू ई पहले मैक्सिमम है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसने इसको यू बी ज़ीरो है, यू बी ज़ीरो है, फिर ये यू बी हो गया, फिर आधा आधा बट रहा है, फिर ऐसे ऐसे चेंज होता जाएगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये देखो आपको समझ आ जाएगा, ये जो मैंने बताया वही है, उसमें कुछ नहीं है और ख़ास। आप देखो इसको, ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो जिस तरह से आपका कैपेसिटर और इंडक्टर ने मैं अभी समझाया ना आपको, इसी को हम एसएचएम में जो हमने स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है। इस समय आपने स्प्रिंग को पूरा खींच दिया, जितना आप खींच सकते हो उसको, आपने पूरा उसको मैक्सिमम खींच लिया, ए मीन्स एम्पलीट्यूड, उतना खींच दिया। उसी तरह से जितना आप कैपेसिटर को चार्ज कर सकते थे उतना आपने कैपेसिटर को यहाँ पे पूरा चार्ज किया हुआ है। मतलब स्प्रिंग इज रिलेटेड टू कैपेसिटर हेयर। यहाँ कैपेसिटर के अंदर आप एनर्जी स्टोर करके आए हो, यहाँ पे आप यहाँ स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर करके आए हो, यहाँ पे आपने कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर की थी, ठीक है। चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ से मुझे पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट और चार्ज आपस में रिलेटेड हैं, करंट और वेलोसिटी आपस में रिलेटेड हैं, स्प्रिंग और कैपेसिटर आपस में रिलेटेड हैं, मास और इंडक्टर आपस में रिलेटेड हैं। ये इतनी बात याद रखना आप, जो मैंने अभी बोली, स्प्रिंग कैपेसिटर के साथ और आपका जो मास है वो इंडक्टर के साथ, वही इस तरह से याद रखना। और ये पहले यहाँ एक्स, यहाँ मैक्सिमम, इस केस में जब एक्स मैक्सिमम हुआ यानी कि यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है यानी करंट अभी यहाँ जीरो है, ठीक है। करंट मैक्सिमम कब होगी? जब कैपेसिटर पूरा खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पूरा एम्पलीट्यूड वापस यहाँ पे मीन पोजीशन पे आएगा, देखो मीन पोजीशन पे आया, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी किसके साथ रिलेटेड? यूबी के साथ रिलेटेड। यूबी मतलब किसका पार्ट? इंडक्टर का पार्ट, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा रिलेट किया हुआ है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो। मुझे लगता है कि आपको इसको देख के ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। और फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात और है जो इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये देखो मैंने यहाँ लिखा है कौन सी चीज़ किसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि जो फॉर्मूले हमने वहाँ पे डेवलप किए थे मास एनर्जी सिस्टम में, वो सारे के सारे यहाँ अप्लाई हो जाएंगे बिना याद किए हुए, जस्ट टू रिप्लेस। क्या देखो, रिप्लेस किसको किसके साथ करना है?
डिस्प्लेसमेंट चार्ज अभी समझाया, वेलोसिटी करंट अभी समझाया, एक्सेलरेशन डी आई बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो तो एक्सेलरेशन होता है, आई का डेरिवेटिव लोगे तो डी आई बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहाँ इक्वेशन ये थी, यहाँ इक्वेशन ये है, सब समझ आएगा। यहाँ पे एक्स की इक्वेशन क्या है ये, यहाँ पे इस तरह से ये इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। इस तरह से आपने चलना है, ये पूरा अंडरस्टैंड करना है। वेलोसिटी की ये इक्वेशन, यहाँ पे ये इक्वेशन, ये थोड़ा याद करने वाला है, कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत। काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, फिर ये आपका पोटेंशियल एनर्जी किस में, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने अभी बताई आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे वही है कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। इसलिए ये देखो 1/k सी के साथ रिलेटेड है, मतलब सी को कहाँ कि 1/k को रिप्लेस किससे कर देना है, सी से, ठीक है। वी मैक्स किसके बराबर है, ए डब्ल्यू के, यहाँ पे क्यू नॉट डब्ल्यू के, एक्सेलरेशन डी आई बाई डी टी, हर चीज़ आपको रिलेट करके इसको ये आपको याद करना है। मैं नहीं कह रहा कि अभी याद कर लो, बट इट विल बी बेनिफिशियल कि अगर आप इसको याद कर लो। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, अच्छा हमने अभी डेरिवेशन भी नहीं की, पहले एक डेरिवेशन। कैपेसिटर, ये आपका इंडक्टर, कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज अब वो स्टोर करके आया पहले से, क्यू नॉट सी, ये एल, फाइन। मैं बोलूँगा कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में पैरेलल में, डैट मीन्स कि उनकी वोल्टेज जो होगी वो सेम होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, फाइन। फिर मुझे मालूम है आई किसके बराबर होता है, हमें बड़ी क्लियरली याद है कि आई किसके, इसको छोड़ो, आई किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू होता है क्या, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, लेकिन माइनस डाल रहा हूँ क्योंकि चार्ज यहाँ पे विद टाइम डिक्रीज करता जाएगा, इसलिए माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो जब मैं इसको यहाँ डालूंगा तो क्यू बाई सी, देखो प्लीज यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि Q अपॉन सी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आई किसके बराबर, माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्यों लिखा है, बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। चार्ज यहाँ पे कैपेसिटर का डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, इसलिए क्योंकि जब करंट फ्लो करना शुरू करेगी, इंडक्टर के अंदर से करंट जाएगी तो कैपेसिटर अपना चार्ज लूज करता जाएगा, इसलिए माइनस डी क्यू बाई डी टी। जब मैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, जब मैं उसको वहाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, इट कम्स आउट टू बी क्यू बाई सी इज इक्वल टू माइनस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वेयर, आई की जगह मैंने डी क्यू बाई डी टी डाला तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको जब मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैं इसको और क्या लिखूंगा, अब इसके बाद मैं इसको क्या लिखूंगा, और देखो ध्यान से, इसको मैं लिख दूंगा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/LC माइनस 1/LC क्यू, ऐसे लिखोगे। फिर आप बोलोगे, ये जब आपने ऐसे लिखा ना, फिर आपने बोलना है कि मैंने इसको कंपेयर करना है एसएचएम की इक्वेशन के साथ। एसएचएम की इक्वेशन ये होती है, आप भूल गए होगे अभी, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। डी टू एक्स, एक्स वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता था, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, मैंने बताया था ना चार्ज और डिस्प्लेसमेंट आपस में रिलेटेड है, तो डी क्यू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बना, इज इक्वल टू क्या होता था वहाँ, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर है, 1/√LC, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये चलेगा, और फ्रीक्वेंसी जब आपको ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड भी पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। एफ इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया, ओमेगा अपॉन 2 पाई, यानी कि क्या बन जाएगा, 1/2 पाई √LC। ये भी फ्रीक्वेंसी वही आई जो हमने वहाँ पे डिराइव की थी, 1/2 पाई √LC हर्ट्स, ठीक है, हर्ट्स, ठीक है। तो ये सिंपल ये बन गया, ठीक है। √LC के क्या यूनिट्स होंगे, √LC के यूनिट्स होंगे टाइम के, फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं 1/T, तो वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √LC के यूनिट्स क्या उनसे, डायमेंशंस कौन से वाले होंगे, टाइम के। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं डायमेंशन, एक क्वेश्चन हर बार डायमेंशन पे आता है इसी तरह का कुछ, ठीक है। तो ये आपने डिराइव कर लिया यहाँ पे, अभी तक आपने डिराइव ये इक्वेशन डिराइव कर ली, आपने बता दिया कि दिस इज ऑल्सो लाइक एसएचएम, वो हमने क्वालिटेटिवली भी पढ़ा था, ये क्वांटिटेटिवली हो गया जब आप मैथमेटिकली डिराइव कर रहे हो उसको, ठीक है। देख
ये इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, इसका जर्नल सोल्यूशन इसको बोलते हैं, द जर्नल सोल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व करना हमने नहीं सीखी होती है 12th लेवल पे सेकंड डेरिवेटिव वाली, इसलिए हम इसको याद कर लेते हैं कि इसका जो सोल्यूशन आएगा, एसएचएम में भी हमने ऐसे ही किया था, क्यू इक्वल टू क्या, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी का कर्व कैसा होता है आपको बताया मैंने, शिफ्टेड साइन वेव होती है, क्योंकि कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी प्लस 90, तो प्लस 90 कहाँ है, ये इधर, ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर से शुरू करो। तो चार्ज मैक्सिमम वो अभी मैंने समझाया था, मैंने बोला था मैथमेटिकली भी बताऊंगा आपको। करंट ड्राइव करनी है, तो करंट अभी मैंने आपको बताया किसके बराबर, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, अभी हमने लिखा था। इक्वल टू क्या बन गया, इज इक्वल टू क्या बन गया, इक्वल टू बन गया ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। डेरिवेटिव आना चाहिए आपको, कॉस का माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस हट गया, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई आ गया ना, तो आई इक्वल टू इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, आई नॉट, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसलिए साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन आएगी, उसका कर्व ऐसा बनेगा साइन वाला, ठीक है। जब इसका मैक्सिमम इसका ज़ीरो, जब इसका फिर से मैक्सिमम ये फिर से ज़ीरो, ठीक है, जब इसका ज़ीरो यहाँ पे मैक्सिमम, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से चलता है ये सब। तो ये था इसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे आप लिख भी लो, ये आपका चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और ये आपकी करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी लिखना आप। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन होगा आपका, इस क्वेश्चन को करो। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इस चार्ज टू, कितना चार्ज किया है उसको, 300 वोल्ट। 300 वोल्ट का मतलब हो गया, मैं बताता हूँ, क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो क्यू नॉट की वैल्यू आपकी निकल गई। आपको क्यू नॉट नहीं दिया था, आपको वी नॉट दिया था कि वो कितनी वोल्टेज तक पहले से चार्ज है, वो है 300 वोल्ट तक चार्ज। तो हम क्यू नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, सी कितना है, 25 इंटू 10⁻⁻⁻6 इंटू कितना, 300, ठीक है। तो 300 इंटू 12 300 750 75 7500, तो 7500 माइक्रोकूलम, 7500 माइक्रोकूलम तक आपका पहले से चार्ज है। ये आपने क्यू नॉट की वैल्यू याद रख लेनी है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके पास सारी इक्वेशंस आती हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा, अभी मतलब ये हमने जो जर्नल अभी तक देखा, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पूछी होगी, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, आप लिख लो 318.3 हर्ट्ज़ आएगा ये आंसर, ठीक है। ये इतना आंसर आएगा, किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट करेगा, ये आपको पूछा हुआ है। तो इंडक्टर की वैल्यू आपको 10 मिली हेनरी गिवन है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सर्किट करंट। सर्किट करंट पूछी है 1.2 मिली सेकेंड्स आफ्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। जब उन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, उसके 1.2 मिली सेकेंड्स के बाद क्या करंट होगी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो नॉट अ बिग डील, करंट पहले फाइंड करते हैं हम, करंट फाइंड कर, दिस इज़ वेरी सिंपल। अभी आपने करंट लिखी थी, आई इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा, ठीक है, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। टी की वैल्यू आपको दी हुई है 1.2 मिली सेकेंड्स, तो टी की वैल्यू 1.2 मिली सेकेंड्स डालनी है यहाँ पे, ठीक है। 1.2 इंटू 10⁻⁻³ वैल्यू डालो, ठीक है। ओमेगा अभी आपने एफ ऊपर कैलकुलेट करके आए हो, तो 2 पाई एफ क्या होता है, ओमेगा होता है, तो वहाँ से वो वैल्यू डालोगे, आई की वैल्यू डालोगे, तो आपको करंट मिल जाएगी। करंट तो आपको मालूम है कैसे निकालनी है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल गई टी की वैल्यू डाल के, और करंट कम्स आउट टू बी 10.13 एम्पियर। थोड़ी कैलकुलेशंस हार्ड है, आई एग्री, ठीक है। तो आप लेकिन सीखते जाओ कि कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेशंस हार्ड हैं, आई एग्री, ये बिना साइंटिफिक के होगा नहीं, ठीक है। तो आप सिर्फ आंसर लिख देना, आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है। क्यू नॉट की वैल्यू मैंने पहले कैलकुलेट करके दी आपको, 7500 माइक्रोकूलम, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू मैंने अभी बता दी आपको कैसे निकालनी है। एफ़ की वैल्यू है 2 पाई एफ करो तो ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू फिर से वही डालना, टी की वैल्यू क्या डालना, 1.2 मिली सेकेंड्स, तो दैट्स इट, वहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा आई। फिर उसने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालो, तो उसके लिए चार्ज निकाल लो, कितनी देर के बाद, इतनी देर के। चार्ज का क्या फार्मूला होता है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, खत्म। फार्मूला डालो, टी की वैल्यू डालो, कॉस की वैल्यू डालो, तो क्यू निकल जाएगा। जैसे ही क्यू निकलेगा तो आप क्या करना, आप वी निकाल लेना,
V निकाल लेना, V किसके बराबर होगा, V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू होगा क्या, Q अपॉन सी, Q अपॉन सी। तो Q अपॉन सी याद रखना, मॉड Q अपॉन सी लेना है, मतलब मैग्नीट्यूड लेना। नेगेटिव भी आ सकता है इसका आंसर, तो आपने लेकिन उसको इग्नोर कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 221.2 वोल्ट, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये बी पार्ट आपका इस तरह से करना है, कुछ नहीं, इक्वेशंस में वैल्यू डालनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका इंटरेस्टिंग है, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी एट टी इक्वल टू जीरो एंड दिस। तो पहले टी इक्वल टू जीरो का निकालते हैं, क्या निकालनी है, मैग्नेटिक एनर्जी। आपको मालूम है फॉर्मूला, आपको मालूम है मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मैग्नेटिक एनर्जी है टी इक्वल टू जीरो जीरो होती है भाई, ठीक है। और यू ई किसके बराबर होती है, यू ई किसके बराबर है, यू ई इज़ हाफ सी वी स्क्वेयर या हाफ क्यू नॉट स्क्वेयर अपॉन सी। क्यू नॉट स्क्वेयर, यहाँ क्यू नॉट क्यों लगाया आपने बताओ, क्योंकि क्यू नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू उस समय मैक्सिमम ही होती है, तो क्यू नॉट अपॉन सी, सब कुछ गिवन है, वैल्यू निकाल लेना। इट कम्स आउट टू बी, मैं आपको लिखा देता हूँ 1.125 जूल्स, ठीक है, चेक कर लेना आप, वैल्यूज़ डालनी है, नथिंग एल्स। क्यू नॉट की वैल्यू है आपके पास 7500 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, तो माइक्रो कंसिडर करना, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका यू ई। तो यानी कि टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी हो गई आपकी 1.125 जूल्स, ये टोटल एनर्जी काम आ सकती है, ठीक है। फिर आपको सेम चीज़ पूछी है लेकिन 1.2 मिली सेकेंड्स पे। वो 1.2 मिली सेकेंड पे फ़ायदा ये है कि करंट है आपके पास इंडक्टर कैपेसिटर की, ठीक है, और कैपेसिटर की वोल्टेज भी है आपके पास, ठीक है। तो चार्ज भी है, चार्ज भी है। तो आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपल फार्मूला लगा लो, यू एल निकाल लो, यू एल या यू बी जिसको मैं बोल रहा हूँ, यू बी, ठीक है। तो यू बी निकालो, यू बी किसके बराबर होता है, हाफ एल आई स्क्वेयर। एल की वैल्यू आपके पास है, आई कौन सा लोगे, जो आपने कैलकुलेट किया किसके लिए, जो आपने 10.13 कैलकुलेट किया था, क्योंकि 1.2 मिली सेकेंड्स के बाद जो करंट है वही डालनी है आपने यहाँ, तो वो वाली करंट डालोगे तो आपको यू बी मिल जाएगा, एंड यू बी कम्स आउट टू बी 0.513 जूल्स, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आपने यू ई निकालना है कैपेसिटर वाली, वो भी बड़ा सिंपल है, कितना, हाफ क्यू स्क्वेयर, वो आपके पास है क्यू, कौन सा, क्यू नॉट नहीं लिखा इस बार क्यू कौन सा लेना है, 1.2 मिली सेकेंड्स वाला जो मैंने आपको लिखवाया था, नहीं लिखवाया क्यू नहीं लिखवाया मैंने, वोल्ट लिखवाया था आपको, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू है 1.2 मिली सेकेंड्स पे -5.53 मिली कूलम, -5.53 मिली कूलम, तो बस वही डालना। या मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये क्यों लिखना है, आप लिख दो हाफ सी वी स्क्वेयर, तो सी की वैल्यू फिक्स है, वी आपने वही लेना है 1.2 वाला जो आपने 221.2 वोल्ट निकाला था, और इट कम्स आउट टू भी कितना आएगा ये, 0.612 जूल्स, 0.612 जूल्स आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका यूसी, ठीक है। एक चीज़ आपको सिंपल बता देना चाहता हूँ कि ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, इसको और करके आप लिखो कि आपको यू ई निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए आप टोटल जो आपने पिछली बार निकाली थी ना, कौन सी 1.125 जूल्स, उसमें से माइनस कर दो यू बी, तो वो किसके बराबर होगा, यू सी के, क्योंकि किसी भी टाइम पे आपकी ये दोनों का सम यू सी प्लस यू बी, मैं यू सी लिख रहा हूँ ना, यू ई लिख दो आप इसको, यू ई प्लस यू बी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यू बी प्लस यू ई इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कहानी है, बिल्कुल वैसा ही है ये भी, इसमें भी कुछ सेपरेट डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये करके आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या बात कर रहे थे हम। थैंक यू वेरी मच।